अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स का वाटर के साथ या हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जब हम कॉम्प्लेक्स का वाटर या हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अगर वाटर या हाइड्रोक्साइड आयन कॉम्प्लेक्स के किसी लिगेंड को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह डाल दे तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं उन्हें हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कहा जाता है। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट जो है वो सेंटर में है, इस कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया लगे हुए हैं और एक जो है वो क्लोराइड लगा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3। जब हम पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो वाटर क्या करेगा, वाटर इस क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा, इस क्लोराइड की जगह खुद आके लग जाएगा और क्लोराइड यहां से लीव कर जाएगा। या हम इसी कॉम्प्लेक्स का पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 का हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करें, क्लोराइड को रिप्लेस कर दे, यानी क्लोराइड लीव कर दे और हाइड्रोक्साइड आयन इसकी जगह खुद आके लग जाए। तो ऐसे ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं इनको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कहा जाता है। बेटा अगर कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन वाटर से करवाते हैं और वाटर जो है वो किसी लिगेंड को रिप्लेस कर देता है तो ऐसे रिएक्शन जो हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कहलाते हैं या एक्वेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ये आमतौर पर जो है pH लोअर देन 3 उसमें होती है। मैं दोबारा बता दूं, अगर हम कॉम्प्लेक्स का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं और वाटर जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स के लिगेंड को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह लग जाता है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जो है उन्हें एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस या एक्वेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं आमतौर पर pH लोअर देन 3 पे होते हैं। वैसे ये न्यूट्रल कंडीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ना ये ऑप्टिमम है। बेटा इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएं और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स के किसी लिगेंड को रिप्लेस करके खुद इसकी जगह ला जाए, इसका मतलब ये है कि ये वाले जो रिएक्शंस हैं बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कहलाते हैं। बेटा बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस या एक्वेशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है कि जिसमें अगर हम कॉम्प्लेक्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट द pH लोअर देन 3, वैसे मैंने कहा ये न्यूट्रल कंडीशन तक हो सकते हैं, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है इनके लिए ऑप्टिमम है। तो क्या होगा, जब हम कॉम्प्लेक्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स के किसी x लिगेंड को रिप्लेस कर देगा, x लिगेंड जो है वो लीव कर जाएगा और वाटर उसकी जगह खुद आके इसकी जगह ले लेगा। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उन्हें एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या एक्वेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हों। फॉर एग्जांपल ये वाला जो लिक्विड है ये वाला, ये वाटर को रिप्लेस करके खुद लग जाए और वाटर बाहर लीव कर जाए, तो ऐसे रिएक्शन जो हैं ये अनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। दोबारा समझ लें, अनेशन रिएक्शन क्या है कि अगर ये वाला जो रिएक्शन है कौन सा, एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, अगर ये रिवर्स हो जाए, रिवर्स कैसे हो जाए कि अगर जो है ये वाला जो X है वो वाटर को लीव कर दे, ठीक है, हमारे पास एक्वा लिगेंड ये वाला एक्वा कॉम्प्लेक्स है, तो एक्वा कॉम्प्लेक्स के साथ अगर हम किसी दूसरे लिगेंड X का रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो X जो है वो एक्वा लिगेंड को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, X इस कॉम्प्लेक्स में खुद आकर लग जाए और वाटर यहां से लीव कर दे, यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स, एक्वेशन रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स। तो ऐसे रिएक्शन जो है उन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड अनेशन रिएक्शन। अनेशन रिएक्शन जो है वो आमतौर पर SN2 मैकेनिज्म के जरिए होते हैं। अनेशन रिएक्शन बेटा कौन से मैकेनिज्म के जरिए होते हैं, SN2 मैकेनिज्म के जरिए, क्योंकि जब ये वाला जो रिएक्शन जब ऑपरेट करेगा तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और इस जो X है इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन बेटा हमने आज के टॉपिक में जो डिटेल से टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और एक्वेशन रिएक्शन। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है
इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया लगे हुए हैं और एक जो है वो एक्स लगा हुआ है। एक्स जो है उसकी नेचर कोई भी हो सकती है, यानी कि वो हम ये नहीं कहते कि कोई हैलाइड है, अदर देन हैलाइड हो सकता है। ठीक है, क्या होगा जब हम इस कॉम्प्लेक्स का वाटर के साथ रिएक्शन बनाएंगे तो वाटर जो होगा वो इस एक्स को रिप्लेस कर देगा, यानी एक्स यहां से लीव कर जाएगा और वाटर जो है वो इसकी जगह खुद आगे लग जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जो है वो एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या एक्वेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और वाटर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर होगा और इस वाटर के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी ओवरऑल इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा ओवरऑल। लेकिन हम जानते हैं कि वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट होता है। जब वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होगी। वाटर की कंसंट्रेशन इतनी हाई होगी कि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम पानी की कंसंट्रेशन में चेंज नोटिस नहीं कर सकेंगे। पानी की कंसंट्रेशन कितनी होगी 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पानी की ये वाली जो कंसंट्रेशन है ना इतनी हाई है कि वाटर के अंदर अगर रिएक्शन हो रहा हो और वाटर की कंसंट्रेशन में हम जो है चेंज उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब वाटर की कंसंट्रेशन भी इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट को अगर हम कंबाइन कर लें, ठीक है, K और ये वाटर की कंसंट्रेशन को, तो हम एक और कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये वाला जो कांस्टेंट है इसके साथ सिर्फ रह के जाएगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बचेगी। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ओवरऑल सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इतनी हाई है क्योंकि पानी सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन जो है उसको उसके अंदर जो चेंज है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सिर्फ किसी कंसंट्रेशन में चेंज है वो डिटेक्ट होगी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या एक्वेशन रिएक्शन के रेट और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे इफेक्ट करते हैं। चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसमें पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पर आप देखें मैंने यहां पर दो तरह के कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो पहला कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें देखें कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो +1 है। दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो चार्ज है वो +2 है। अगर चार्ज +1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट है, और अगर चार्ज +2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ 4 है। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स में चार्ज अगर इंक्रीज हो जाए तो रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाला डाइक्लोरो मोनोवैलेंट कॉम्प्लेक्स है। मोनोवैलेंट का मतलब है यहां पर कॉम्प्लेक्स में चार्ज +1 है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स मोनोक्लोरो डाइवैलेंट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पर क्लोराइड 1 है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है। मैं दोबारा बता देता हूं, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है डाइक्लोरो मोनोवैलेंट कॉम्प्लेक्स है और ये वाला मोनोक्लोरो डाइवैलेंट कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स में चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई होगा या वेरी फास्ट होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स में चार्ज है वो इंक्रीज कर जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो बेटा याद रखें कि अगर कॉम्प्लेक्स में चार्ज इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और आम तौर पर ये वाले जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये SN1 मैकेनिज्म के जरिए रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया लगे हुए हैं और 2 क्लोराइड लगे हुए हैं। इसका नाम क्या होगा, टेट्रामाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3। ठीक है, जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये यहां से क्लोराइड जो है वो एक लीव कर देगा। जब क्लोराइड यहां से लीव करेगा तो क्लोराइड 2 से 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें कोबाल्ट के साथ अमोनिया के मॉलिक्यूल है वो 4 के 4 ही हैं, क्लोराइड 2 से 1 निकल गया और 1 रह गया। अब यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर वो था 6। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर कितना रह गया, 5 रह गया। यानी पहला जो प्रोसेस है ये है लीविंग ऑफ द एक्स, लीविंग ऑफ द क्लोराइड। पहले स्टेप में ये लीव कर गया, ठीक है। ये कौन सा यहाँ मैकेनिज्म चल रहा है, यहाँ पर SN1 या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म चल रहा है, ये यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चल रहा है। ये वाला जो स्टेप है ना ये स्लो है। स्लो स्टेप में सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करेगी, दूसरा जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगी। जब हम बेटा इस इंटरमीडिएट का, जिसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर रैपिडली इसमें ऐड हो जाएगा, और रैपिडली इसमें ऐड होने से क्या होगा, कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया है, एक क्लोराइड है और एक वाटर आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा ना ये फास्ट होगा। अब स्लो स्टेप में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करेगी, ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगी। इट मींस के ये वाला जो रिएक्शन है कौन से पाथ से हो रहा है, बाय SN1 मैकेनिज्म। बेटा ये दोबारा जो है एक क्लोराइड को एक और वाटर से रिप्लेस कर सकता है, कैसे, फिर दोबारा ये अपना क्लोराइड है वो लीव कर दे, ठीक है। जब यहाँ से क्लोराइड लीव होगा तो दोबारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इस मेटल का कोबाल्ट का 6 से डिक्रीज होके 5 पे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें जब क्लोराइड इस कॉम्प्लेक्स से निकलेगा तो कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया है और एक वाटर है, ठीक है। इन कोबाल्ट के साथ जो टोटल लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो 5 हैं। अब जब कोबाल्ट के साथ जो है 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, पहले 6 थे, इट मींस कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोबारा डिक्रीज करेगा। जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा देन फिर रिएक्ट करेगा वाटर से, तो वाटर इसमें ऐड होगा, तो वाटर जो है वो 1 से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो दोबारा प्रोसेस है ये दोबारा 2 स्टेप में हुआ है। पहले स्टेप में क्लोराइड लीव किया है, दोबारा दूसरे स्टेप में वाटर इसमें ऐड हुआ है। यानी ये वाला जो रिएक्शन है कौन से पाथ से चल रहा है, बाय SN1 मैकेनिज्म या यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। और इसमें पहला जो स्टेप है ये वाला जो स्लो था ये रेट डिटरमाइनिंग है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करेगी, ओवरऑल जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगी। स्टूडेंट्स सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ किलेशन। आप जानते हैं किलेट्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है जिनमें रिंग स्ट्रक्चर हो। अगर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स के साथ लिंक कर जाएं तो इससे रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है या रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको किलेट कहा जाता है। बेटा किलेट्स जो हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो लो होगा। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोबाल्ट के साथ हमारे पास जो है 4 अमोनिया लगे हुए हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखें इसमें हमारे पास जो है 4 अमोनिया है, ठीक है, और 2 क्लोराइड है। इसमें कोई बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा। लेकिन अगर हम इसी के कंपैरिजन में एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जिसमें कोबाल्ट के साथ जो है 2 इथाइलिन डाइमीन लगे हुए हैं, EN इथाइलिन डाइमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो NH2 CH2 CH2 NH2, बेटा इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ 2 इथाइलिन डाइमीन लगे हुए हैं। इथाइलिन डाइमीन जो है वो बेसिकली बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब ये है कि कोबाल्ट के साथ ये 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो इससे रिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। रिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन है आप देख सकते हैं कि वो लो है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो वेरी फास्ट था, लेकिन इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 150 है, यानी वेरी फास्ट है, वो वेरी बात है कम है। मतलब कि अब इसका मतलब ये है कि जितने रिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लो होगा।
लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर है, यानी जितनी इक्वेशन ज्यादा होगी उतना जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। इसकी वजह ये होती है कि जितना वो रिंग स्ट्रक्चर होगा, जाहिर बात है रिंग स्ट्रक्चर लगने से या बाइडेंटेड लिगेंड लगने से वो उतना जो कॉम्प्लेक्स है वो बल्की हो जाएगा। बल्की कॉम्प्लेक्स को वाटर जो है वो इजीली सराउंड नहीं करता। आपको पता है ये वाले रिएक्शन कब होने हैं, जब वाटर ने उस कॉम्प्लेक्स को सराउंड करना है। अगर वाटर जो है वो प्रॉपर्ली आप कहने के कॉम्प्लेक्स को सराउंड कर रहा है तो इट मींस कि रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। और अगर वाटर जो है वो प्रॉपर्ली उसको सराउंड नहीं कर रहा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्स में रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मतलब जो है वो ओपन कॉम्प्लेक्स है, तो इट मींस के वाटर का इसको सराउंड करना इजी है क्योंकि इसमें कोई बल्की ग्रुप नहीं है। तो जब वाटर इसको इजीली सराउंड कर लेगा, सॉल्युबल एसिड इजीली हो जाएगी, तो वाटर जो है वो किसी लिगेंड को इजीली रिप्लेस कर सकेगा। लेकिन अगर उस कॉम्प्लेक्स में बल्की लिगेंड्स आ जाएं, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर आ जाए, क्लेट आ जाए, जितने रिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आ जाएंगे, पानी का उसको सराउंड करना उतना डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको पता है बल्की ग्रुप जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को एरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे कि वाटर उस कॉम्प्लेक्स को क्या कर सके, सराउंड कर सके। तो जब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको वाटर सराउंड नहीं करेगा तो वाटर इसके किसी लिगेंड को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइलिन डाइमीन। बेटा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है और इसके साथ ये बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं दो और दो क्लोराइड है। अब बाइडेंटेड लिगेंड में हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं इथाइलिन डाइमीन। अब इथाइलिन डाइमीन जो है अगर उसके किसी कार्बन या नाइट्रोजन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा होगा या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1.9 होगा। अगर हम इथाइलिन डाइमीन की कार्बन के एक हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.9 से 3.7 पे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम इथाइलिन डाइमीन की दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एक एक मिथाइल से रिप्लेस कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3.7 से इंक्रीज होके 8.8 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आमतौर पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। बेटा बेसिकली रिएक्शन जो है वो दो मैकेनिज्म से हो सकता है, या तो SN1 मैकेनिज्म से या SN2 मैकेनिज्म से। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि मेटल के साथ जो है वो इथाइलिन डाइमीन लगा हुआ है, ठीक है, और इथाइलिन डाइमीन की इस कार्बन के साथ जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह इथाइलिन डाइमीन की इस कार्बन के साथ भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारे पास जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इथाइलिन डाइमीन की इन कार्बन्स के साथ जो है वो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है बाय SN1 मैकेनिज्म तो सबसे पहले क्लोराइड जो है वो लीक कर देगा। जब एक क्लोराइड लीक करेगा तो इससे मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट। पहले बेटा यहाँ पर देखें मेटल के साथ जो है 6 पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड थे, लेकिन अब मेटल के साथ जो है वो 5 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। बेटा अगर सब्स्टिट्यूटेड इथाइलिन डाइमीन जो है वो बाय SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन में हिस्सा ले तो हम जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले जो है वो एक लिगेंड जो है वो लीव कर जाता है, जिससे हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कम क्राउडेड होती है एज कंपेयर टू ओरिजिनल रिएक्टेंट, जिससे वाटर का इस कम क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट में ऐड होना इजी हो जाता है। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज कर जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो ज्यादा क्राउडेड था, ठीक है, उसमें आप देखें कि जो इथाइलिन डाइमीन था वो
सब्स्टिट्यूटेड था। सब्स्टिट्यूटेड मीन कि वो इथाइलिन डाइमीन जो था वो बल्कि था, ठीक है। यहाँ पर मेटल ज्यादा क्राउडेड थी, लेकिन जब एक क्लोराइड यहाँ से लीव कर गया तो एक क्लोराइड लीव करने से क्या हुआ, जो ट्रांजिशन स्टेट बनी वो ज्यादा क्राउडेड से कम क्राउडेड बनी, जिससे वाटर का इसमें ऐड होना, वाटर का इसके अंदर क्या होना, ऐड होना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो वाटर इसलिए इसमें इजीली ऐड हो सकता है, इसलिए जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी तादाद बढ़ने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर जो रिएक्शन है वो SN1 से नहीं बल्कि SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करने का मतलब है कि क्लोराइड यहां से पहले स्टेप में लीव ना हो बल्कि वाटर इसमें ऐड हो जाए। तो यहां पर देखें पहले ही जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा क्राउडेड है, उसमें मेटल ज्यादा क्राउडेड है, लेकिन अब वाटर के और लगने से मेटल जाहिर बात है वो और क्राउडेड हो जाएगी, इसलिए ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूएंट्स के लगने से बजाय इंक्रीज होने के वो डिक्रीज हो जाता है। यानी मैंने आपको बताया कि अगर जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से ऑपरेट करता है तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लगने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और अगर जो रिएक्शन है वो SN2 से और अगर रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से ऑपरेट करता है तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लगने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथाइलिन डाइमीन जो है उसके कार्बन या नाइट्रोजन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.9 है। अगर इथाइलिन डाइमीन की किसी कार्बन से हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.9 से इंक्रीज होकर 3.7 पे चला जाता है। इसी तरह अगर हम इथाइलिन डाइमीन की कार्बन या नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन को दो अल्काइल से रिप्लेस कर दें, यानी अल्काइल ग्रुप की तादाद और बढ़ा दें, सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद और बढ़ा दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस के जिस तरह हम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो दो तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट वन इज SN1 मैकेनिज्म और सेकंड वन इज SN2 मैकेनिज्म। जैसा कि हमने SN1 मैकेनिज्म में देखा था कि सबसे पहले स्टेप में एक जो लिगेंड है वो लीव कर जाता है, जिससे मेटल के इर्द-गिर्द जो क्राउडिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। पहले फॉर एग्जांपल मेटल के साथ जो 6 लिगेंड जुड़े हुए थे, यानी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, लेकिन एक लिगेंड के लीव करने से मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 से डिक्रीज होके 5 आ जाएगा, और फिर जब उसमें वाटर ऐड होगा तो दोबारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 से 6 पे चला जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल जो है सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, मेटल के इर्द-गिर्द बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, तो सबसे पहले एक अगर X लीव कर जाता है, ठीक है, तो जो मेटल है जो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है, जो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो एक X के लीव करने से मेटल जो है उसके अंदर उसके ओवरऑल जो उसके सराउंडिंग में क्राउडिंग है वो डिक्रीज कर जाएगी, जिससे मेटल के अंदर जो है वो वाटर का ऐड होना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आमतौर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है, ओरिजिनल जो रिएक्टेंट है उसमें मेटल उतनी ज्यादा क्राउडेड होगी, उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। एक X इजीली लीव करेगा, तो एक X के इजीली लीव करने से क्या होगा, तो मेटल जो है उसके इर्द-गिर्द जब क्राउडिंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक क्लोराइड लीव कर गया, तो जाहिर बात है वो फिर कुछ स्टेबल हो जाएगी, यानी जो इंटरमीडिएट बनेगा या जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो स्टेबल होगी। जब उसमें वाटर ऐड होगा, ठीक है, तो इजीली ऐड हो सकता है, क्योंकि मेटल के इर्द-गिर्द अब इतनी क्राउडिंग नहीं है जितनी के पहले क्राउडिंग थी, ठीक है, तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे मेटल के इर्द-गिर्द क्राउडिंग उतनी ज्यादा होती जाएगी, और एक क्लोराइड के लीव करने से, ठीक है, बाय SN1 मैकेनिज्म, तो मेटल जो है वो उतना कहते हैं कि उसका जो इंटरमीडिएट होगा वो स्टेबल बनेगा। जब उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 5 पे चला जाएगा तो वाटर का ऐड होना इजी हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो SN1 से नहीं बल्कि SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगने से जो मेटल है कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगी। अब आपको पता है SN2 मैकेनिज्म में पहले जो न्यू लिगेंड होता है वो उस कॉम्प्लेक्स पे अटैक करता है, जैसे कोऑर्डिनेशन पर मेटल का 6 से इंक्रीज होकर 7 पे चला जाता है,
तो पहले मेटल जो है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है क्योंकि उसके से बहुत ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बल्कि लिगेंड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब मेटल के साथ बहुत ज्यादा बल्कि लिगेंड्स जुड़े होंगे तो पहले जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अनस्टेबल होगा। वाटर के लगने से जाहिर बात है कि वो और ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगी, तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है बजाय इंक्रीज हो वो क्योंकि इंटरमीडिएट जो है वो और क्राउडेड हो रहा है, ठीक है, उसमें मेटल और क्राउडेड हो रही है, तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बजाय इंक्रीज हो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इन वैल्यूज को देखने से पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो SN2 से नहीं बल्कि SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। और बेटा सबसे लास्ट में है इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में चाहे SN2 मैकेनिज्म हो चाहे SN1 मैकेनिज्म हो, दोनों स्टेप में जो लीविंग ग्रुप है उसने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लीव करना होता है, ठीक है। तो अगर वो लीविंग ग्रुप जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, बैड लीविंग ग्रुप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के लीविंग ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। इसमें बाइकार्बोनेट सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, फिर नाइट्राइट है, फिर आयोडाइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, फिर सल्फेट है, फिर फ्लोराइड है, फिर एसीटेट है, फिर थायोसाइनाइड है, फिर नाइट्राइड है। इनमें बाइकार्बोनेट जो है वो सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है और जो नाइट्राइट है वो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर लिविंग ग्रुप जो है वो अच्छा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, और अगर लिविंग ग्रुप जो है वो पुअर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटे, स्लो होगा। दैट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर।